कि बुशरा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं आपकी कि पिछले इतने सालों में कुछ नहीं किया। इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई। इस देश में इन्होंने शिक्षा नीति बना करके कोविड की आड़ में जब 3 कानून एक साथ पास किए गए, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, दुनिया पर, इंसानियत पर खतरा था, तो वो आपदा में अवसर बनाने वालों ने कृषक कानून पास किए, नई शिक्षा नीति पास की। तीनों बिना बहस के सदन में पास कर दिए गए। किसान इस देश के जागरूक और समझदार थे, फसलों और नस्लों को बिकने से बचा लिया, मगर नई शिक्षा नीति को, यानी देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को इस देश के लोग बिकने से नहीं बचा पाए। इन्होंने सांप्रदायिकता बढ़ाई है। इन्होंने इस देश में आरक्षण को तबाह किया है। इन्होंने इस देश की सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को बर्बाद किया है, बेचा है। इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए अपने दोस्तों का माफ किया है। इन्होंने चौकीदारी ऐसी की कि देश का पैसा लेकर लोग बाहर चले गए और देश का चौकीदार किसी और की चौकीदारी कर रहे। बहुत काम किया इन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता का स्तर इतना फैला दिया है। इन्होंने इस देश में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया है। इन्होंने इस देश में झूठ को लेजिटिमेट किया है। इन्होंने इस देश में हिंसा को भाषा के स्तर पर इस कदर भर दिया है कि अब आप इस देश में खुली बहसें नहीं कर सकते। जो आपसे असहमत होगा उसको पाकिस्तान भेजा जाता है, जो आपसे असहमत होगा उसको देशद्रोही कहा जाता है। इन्होंने इस देश में उमर खालिद, प्रोफेसर हनी बाबू, मिरान हैदर जैसे लोगों को आज भी 3 साल हो गए जेल में डाला है। इन्होंने इस देश में सब कुछ बेच दिया है। आने वाले वक्त में सरकार भी बदल गई ना बुशरा जी, तो ये जो गांव गांव में सांप्रदायिकता की जहर भर दिया गया, इसको कौन रोक पाएगा? कैसे रोकेंगे आप इसको? इस देश में शिक्षा बर्बाद कर दी गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैं जानता हूं कि अब केवल कागज पर शिक्षा बची है। गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे अब अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे। ये इस सरकार ने 9 साल में कर दिया। और जो हालत दिख रही है, अगर बहुत कोई घोटाला घपला न करे तो ये 5 के 5 राज्यों में हार रहे हैं। और अगर कोई 19 जैसा माहौल न बनाए, किसी शहादत पर वोट न मांगे और कोई बड़ा काम, ये बड़ा देश को बर्बाद करने का काम न करे, तो 24 भी आ रहे हैं। ये मेरा मानना क्लियर है। लेकिन मेरा कहना केवल है कि इन्होंने जितना इस देश को गर्त में पहुंचा दिया है, इससे उबरने में पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप जाएंगी। मुझे चिंता इस बात की है। इसलिए इनकी भाषा गिर रही है, इसलिए इनकी शैली गिर रही है। इन्होंने राजनीति की मर्यादाएं ताक पर रख दी। इन्होंने लाश, और मैं अब क्या कहूं, कोई बात कही जाती तो इसका भी अपने फेवर में जाते हैं। तो ये पूरा राजनीति, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आज की तारीख में अब लोग जेल जाने को तमगा मान रहे हैं कि अगर ये सरकार हमें जेल में डाल दे, हमारी नौकरी छीन दे, इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं। और आखिर में संविधान बदलने वालों के साथ ये खड़े हैं और संविधान बचाने वालों के साथ इस देश की जनता खड़ी है। इसलिए कृपा करके मोदी जी के कामों की क्रेडिट उनसे न छीना जाए, उनको उनके कामों की क्रेडिट दी जाए और हम बार बार इन कामों को दोहराएंगे जो काम इन्होंने किया है। हाँ, इतना जरूर आपसे सहमत है बुशरा जी कि जो कहा था उनमें से एक काम नहीं, जिन बातों को कहकर वोट मांगा था उनमें से एक काम नहीं किया, ठीक उसके उल्टा काम किया। डॉक्टर लक्ष्मण, अगर हम भाषा के स्तर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही देखिए कि एक तरफ वो सरकार है जो 9.5 साल से सत्ता पर काबिज है, 10 राज्यों में उसकी सरकार है, और वो एक तरह से कहती है कि दुनिया की वो सबसे बड़ी है। आरएसएस जैसा उसके पास संगठन है। आप ये देखिए कि कॉर्पोरेट जो है उसके साथ इस तरह से खड़े हुए लगातार राहुल गांधी करते हैं। तमाम जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो बिल्कुल नतमस्तक उनके पैरों में गिरा पड़ा है। अपने तमाम से देखी होंगी कि हाथ जोड़कर, और उनमें से कैसे वो 4 लोगों की जो तस्वीर है वो भी शायद मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, उनमें किस किस तरह से तिहाड़ गए हुए लोग भी उसमें शामिल थे और प्रधानमंत्री उनके साथ हाथ जोड़कर खड़े थे। ये सब कुछ उनके पास है। सारी एजेंसीज हैं जिसको लगातार कांग्रेस के कहकर दुरुपयोग किया जा रहा है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सब कुछ होने के बाद दंड भेद की सियासत, 9.5 साल, सबसे बड़ा दल, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस स्तर पर आकर राजनीति उनकी पड़ रही है तो क्या वाकई में ये बताने के लिए काफी नहीं है, जन के खोलने के लिए काफी नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है इन 9.5 सालों में
सिर्फ लफाजी की गई है और धर्म के नाम पर बांटा गया है और फिर से वही किया जा रहा है। देखिए, पहले तो अनिल जी ने जो अभी संदर्भ किया कि वो कौन लिखता है भाषण, तो एक बड़ा एक सिनेमा अभी आया था कि भाषण में एक शब्द बदल दिया तो उसका कितना बड़ा मजाक उड़ गया था। लेकिन मैं बताऊं अनिल जी, वो बहुत बहुत चाहने वाला आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री को जो भाषण लिखता है उसको जरा उसका रीअपॉइंटमेंट देखना चाहिए। अब बताइए, उसको अच्छी भाषा लिखनी चाहिए, वो गाली गिन के बताता है कि सर आपको इतनी गाली दी गई, सर आप ये बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा। मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी का भाषण एक ही आदमी लिखता है। वो क्या प्रधानमंत्री, जैसे इस बात को तय नहीं किया जा सकता ना कि ज्यादा बड़ा झूठ कौन बोलता है, गृह मंत्री बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। ये एक रेस है जिसमें सब दौड़ रहे हैं। एक तो ये बात तो जरा नजर रखें, वो कांग्रेस का काम कर रहा है वो आदमी या विपक्ष का काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि बुशरा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं आपकी कि पिछले इतने सालों में कुछ नहीं किया। इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई है। इस देश में इन्होंने शिक्षा नीति बना करके कोविड की आड़ में जब 3 कानून एक साथ पास किए गए, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, दुनिया पर, इंसानियत पर खतरा था, तो वो आपदा में अवसर बनाने वालों ने कृषक कानून पास किए, मजदूर यूनियन पर मजदूरों का काम किया और नई शिक्षा नीति पास की। तीनों बिना बहस के सदन में पास कर दिए गए। किसान इस देश के जागरूक और समझदार थे, फसलों और नस्लों को बिकने से बचा लिया, मगर नई शिक्षा नीति को, यानी देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को इस देश के लोग बिकने से नहीं बचा पाए। तो इन्होंने शिक्षा बेची है, इन्होंने सांप्रदायिकता बढ़ाई है, इन्होंने इस देश में आरक्षण को तबाह किया है, इन्होंने इस देश की सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को बर्बाद किया है, बेचा है। इन्होंने 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए अपने दोस्तों का माफ किया है। इन्होंने चौकीदारी ऐसी की कि देश का पैसा लेकर लोग बाहर चले गए और देश का चौकीदार किसी और की चौकीदारी कर रहा है। बहुत काम किया इन्होंने। इन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता का स्तर इतना फैला दिया है, इन्होंने इस देश में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया है, इन्होंने इस देश में झूठ को लेजिटिमेट किया है, इन्होंने इस देश में हिंसा को भाषा के स्तर पर इस कदर भर दिया है कि अब आप इस देश में खुली बहसें नहीं कर सकते। जो आपसे असहमत होगा उसको पाकिस्तान भेजा जाता है, जो आपसे असहमत होगा उसको देशद्रोही कहा जाता है। इन्होंने इस देश में उमर खालिद, प्रोफेसर हनी बाबू, मिरान हैदर जैसे लोगों को आज भी 3 साल हो गए जेल में डाला है। इन्होंने इस देश में रोहित वेमुला को सांस्थानिक हत्या, डॉक्टर पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या करवाई है। इन्होंने इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को घोर जातिवाद के अड्डे बनाए हैं, जिसमें ओबीसी एससी का नाम तो लिया जाता है, मगर 596 कुलपति में से 2% भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग नहीं। राहुल गांधी ने पूछा ना कि 9 साल में 90 में से 3 केवल सेक्रेटरी, इन्होंने कितने 340 लेटरल एंट्री से भरे हैं। लेटरल एंट्री से 340 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बीजेपी ने बनवाया है। इसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी नहीं है। ये काम इन्होंने किया। इन्होंने इस देश में सब कुछ बेच दिया है। आने वाले वक्त में सरकार भी बदल गई ना बुशरा जी, तो ये जो गांव गांव में सांप्रदायिकता की जहर भर दिया गया, इसको कौन रोक पाएगा? कैसे रोकेंगे आप इसको? इस देश में शिक्षा बर्बाद कर दी गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कि अब केवल कागज पर शिक्षा बची है। गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे अब अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे। ये इस सरकार ने 9 साल में कर दिया। फेलोशिप बंद कर दी, घटा दी, सीटें कम कर दी और शिक्षा महंगी कर दी। इतना इन्होंने किया। 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीनी है इन्होंने। और तो और, मतलब फहरिस्त इतनी लंबी है। इसलिए कृपा करके मोदी जी के कामों की क्रेडिट उनसे न छीना जाए, उनको उनके कामों की क्रेडिट दी जाए और हम बार बार इन कामों को दोहराएंगे जो काम इन्होंने किया है। हां, इतना जरूर आपसे सहमत है बुशरा जी कि जो कहा था उनमें से एक काम नहीं किया। जिन बातों को कहकर वोट मांगा था उनमें से एक काम नहीं किया, ठीक उसके उल्टा काम किया। आरएसएस जैसा भारत बनाना चाहती है। मैं आखिर में एक बात बहुत दर्द और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। चुनाव तो हैं, आएंगे जाएंगे। इनके नेता ने भी कहा था, जो कहते थे कि जमीन समतल करनी पड़ेगी, नुकीले पत्थरों पर कैसे हवन होगा। उनको भी इस देश के सेकुलर लोग बड़े अच्छा प्रधानमंत्री कहते थे। मैं नहीं मानता। इस देश की जमहूरियत में जो एक साझापन था, जो एक मोहब्बत थी, जिसको आज राहुल गांधी कहते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं।
हमारा 2000 साल का संघर्षों का इतिहास है, जो बुद्ध से, कबीर से, फूले अम्बेडकर, पेरियार, भगत सिंह से, गांधी से, लोहिया से होकर के यहां तक पहुंचा था, उसको तबाह और बर्बाद किया है गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार के वारिसों ने। और इसलिए आखिर में बुशरा जी एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव है, 5 राज्य के चुनाव, कर्नाटक हार गई है, हिमाचल भी हार जाएंगे। और जो हालत दिख रही है, अगर बहुत कोई घोटाला घपला न करे तो ये 5 के 5 राज्यों में हार रहे हैं। और अगर कोई 19 जैसा माहौल न बनाए, किसी शहादत पर वोट न मांगे और कोई बड़ा काम, ये बड़ा देश को बर्बाद करने का काम न करे, तो ये 24 भी हार रहे हैं। ये मेरा मानना क्लियर है। लेकिन मेरा कहना क्यों है कि इन्होंने जितना इस देश को गर्त में पहुंचा दिया है, इससे उबरने में पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप जाएंगी। मुझे चिंता इस बात की है, इसलिए इनकी भाषा गिर रही है, इसलिए इनकी शैली गिर रही है। इन्होंने राजनीति की मर्यादाएं ताक पर रख दी, इन्होंने लाश, और मैं अब क्या कहूं, कोई बात कही जाती तो इसका भी अपने फेवर में लेते हैं। तो ये पूरा राजनीति, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आज की तारीख में अब लोग जेल जाने को तमगा मान रहे हैं कि अगर ये सरकार हमें जेल में डाल दे, हमारी नौकरी छीन दे, इसका मतलब हम सही रास्ते पे हैं। और आखिर में संविधान बदलने वालों के साथ ये खड़े हैं और संविधान बचाने वालों के साथ इस देश की जनता खड़ी है। यही मुझे कहना था। शुक्रिया। बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मण, आप जो ये बयानबाजी हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये निम्न स्तर पर राजनीति तो हमने 10 सालों में देख ली कि शायद इससे निम्न और नहीं हो सकता। फिर कोई बयान सुनते हैं, फिर शायद हमारे कानों को आदत तो नहीं होती, लेकिन लगता है कि शायद इससे नीचा और कुछ नहीं होगा। फिर कोई इलेक्शन आता है और फिर हम देखते हैं ओ, इससे नीचे भी स्तर जा सकता है। अभी तो 2024 का इलेक्शन बचा है, जो कि सबसे बड़ा इलेक्शन है और सबसे मुश्किल इलेक्शन है। उसमें तो ना जाने क्या क्या हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो ये कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब उसको लगता है कि उसके पास और कोई तरकश में कोई तीर नहीं बचे हैं, तो वो तमाम अपने बाण जो है वो छोड़ देती है, और वो यही है उसके बाण, सांप्रदायिकरण, राम मंदिर की सियासत, या फिर कांग्रेस को कोसना, या फिर अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलना और बताना कितनी गालियां, और या फिर भाषा का स्तर इस हद तक ले आना कि शायद एक स्वस्थ लोकतंत्र में उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। शुक्रिया, आपने भाषा की बात की है। इस समय देश में नेताओं का, जैसे एक मुझे बयान याद आ रहा है कि रुपया गिरता है, ये बड़ी बात नहीं है, जितना रुपया गिरता जाता है उतना प्रधानमंत्री का कद गिरता जाता है। वैसे ही अब भाषा ज्यादा गिर रही है या नेताओं की राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। खासकर बीजेपी की बात करें तो अभी इन दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा गिर रहा है। दूसरी बात ये कि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग भाषा पढ़ते पढ़ाते हैं, और ये बात बखूबी समझते हैं कि जब मनुष्य का तर्क कमजोर पड़ता है, तथ्य नहीं होते हैं, तो भाषा तल्ख होती है। वो इस तरह से मुझे कलीम आजिज का एक शेर याद आ रहा है, मैं इसको दर्ज करना चाह रहा हूं कि वो बहुत प्रसिद्ध शेर है कि दामन पे कोई छींट न, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बकने भी दो आजिज को, जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो। तो अब इस समय जो सियासतदान है वो इस स्तर पर चले गए, गालियां गिन रहे हैं। अरे भाई, कभी यह भी बोल दीजिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई आपको गाली दे। गांव में हमारे ये कहते हैं कि गाली खाने का काम क्यों करते हो, एक तो ये बात। लेकिन फिर भी किसी ने वैसी गालियां नहीं दी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जब सबसे बड़े नेता, उनकी पूरी भाषा पर करें तो उनकी पूरी भाषा शैली इसीलिए इतनी तल्ख होती जाती है, और कुछ झूठ बोलने में वो माहिर है। अब जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में एक सबूत पेश कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने रखा जाए और उस पर यह देखा जाए और किसी भी भाषा विज्ञानी से इसका विश्लेषण कराया जाए कि इसमें आपके पिताजी का अपमान कहां है। अब जैसे अब ये 2013 से शुरू हो गया था और ये 9-10 साल हो गया, किसी व्यक्ति ने कहा कि ये काम बहुत नीच किस्म का काम है, और किसी व्यक्ति ने उसको कहा कि इसने मुझे कह दिया। ये वहां से शुरू हुआ। उसके बाद से सवाल पूछा जाएगा कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, 15 लाख देने को कहा था, बुलेट ट्रेन चलाने को कहा था, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने को कहा था। फहरिस्त लंबी की लंबी है, इसमें कोई भी चीज गिनाने की नहीं है।
और आप केवल यह दिखाने के लिए सिंपैथी गेन करते हैं, देखो मुझे वो गाली दे रहे हैं। और अब भाषा की बात हो रही है तो नई संसद बनी थी, प्रधानमंत्री ने जैसे ही कुछ घंटे पहले कहा कि यहां भाषा तय करेगी, काम तय करेगा, रवैया तय करेगा कि कौन उधर बैठेगा और कौन इधर बैठेगा, कुछ ही देर बाद उन्हीं के एक चुने हुए सांसद रमेश बिधोड़ी ने दूसरे चुने हुए सांसद दानिश अली को उसी नए सदन में खड़े होकर क्या क्या गालियां नहीं दी, इस पर कोई माफी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये असल में बुशरा जी, भारतीय राजनीति में मैं एक प्रतीक बार बार इस्तेमाल करता हूं भाषा के लिहाज से कि कई बार ना वो किनारे बैठकर पत्थर मारा जाता है कि तालाब में तरंग कितनी उठ रही है। तो इस देश के प्रधानमंत्री बीजेपी, इन्होंने कई कई बार वो तरंग चेक कर ली। उन्हें ये समझ में आ गया था कि इस देश की जनता को बरगलाना आसान है, इस देश की जनता के सामने झूठ बोलना आसान है, नाली के गैस से चाय बना लेंगे, बादल रडार काम नहीं करेगा, लोग इस पर भी मान लेते हैं। और इस तरह होता है तो इस देश की जनता को जब वो सवाल पूछने लगेगी तो हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब ये बताइए कि वह इमोशनल ब्लैकमेल करने का पूरा इस चुनाव में सामने आ रहा है। भाई एक 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 दृश्य और है, मुद्दे पर कैसे घिरते हैं। लगातार आप जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, बिहार में जाके अमित शाह जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। कल कल अमित शाह गिना रहे थे कि ओबीसी के लिए उन्होंने क्या क्या किया। मैं ओबीसी भी हूं तो मैं उसका जवाब एक पूछना चाहता हूं देश के अमित शाह से। अमित शाह ये बात बताएं कि इस देश में जाति जनगणना ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो नरेंद्र मोदी ने 2021 के बाद से अब तक जाति जनगणना क्यों नहीं की? खुद अपनी जाति बताकर वोट लेना हुआ तो उनको आगे कर दिया, और अब जाति जनगणना का बात आ रही तो कह रहे केवल लिखी जाती है गरीब की, तो वहां जाति ये बीजेपी की हो गई है। असल में वो मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिन मुद्दों पर बुरी तरह बीजेपी घिर चुकी है, उनके सारे वादे झूठे अब साबित हो चुके हैं। वो आज नौजवान पूछ रहा है रोजगार, तो वो कह रहे हैं 370 हटा दी। साफ चुनाव में ये भाषण दिया जा रहा है। नौजवान कह रहा है कि गांव गरीब कस्बे के लोग कह रहे हैं कि आप महंगाई कम करने आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार, तो हमारा सिलेंडर इतना रुपया क्यों? तो कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बना दिया है, फ्री में दर्शन कराने ले जाएंगे। तो दोनों तरफ की रणनीति साथ चल रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने हमारा हक अधिकार क्यों नहीं दिया, शिक्षा कहां है हमारी, हमारा रोजगार कहां है? तो कह रहे हैं ट्रिपल तलाक करा दिया था ना। कश्मीर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और उसके बाद ट्रिपल तलाक पर वोट मांग रहे हैं। तो 24 के लिए क्या बचा है? इसका मतलब आपने काम कुछ नहीं किया। तो अब इस पे भी लग रहा है, लोगों को लगता है कि अरे इसके नाम पर वोट दिया जाए। तब इमोशनल ये कार्ड खेला जा रहा है जिसमें विपक्ष को ही डिलेजिटिमेट कर दिया जाए। और एक आखिर में एक एग्जांपल देता हूं, नीतीश कुमार के उस बयान से इस तरह सहमत हुआ जा सकता है कि नीतीश कुमार जो कहना चाह रहे थे, उनकी मंशा ठीक थी, लेकिन भाषा के शब्दों का चयन हो सकता है कि उससे असहमति हो जाए कि भाई वहां इस बात को दूसरे ढंग से कहा। लेकिन जो काम नीतीश कुमार ने किया उस पर डिबेट नहीं हुई, और नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के उन लोगों ने भी जबान खोलकर महिला विरोधी उनको कहना शुरू कर दिया, जो लोग एक तो वो रिमोट से लहंगा उठाने का गाना बना रहे, शराब पीने का गाना बना रहे, ऐसे ऐसे सांसद हैं बीजेपी के, और वो महिला नेत्री जिनका बयान आपने सुनाया है। और मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, मणिपुर पर जिसकी जुबान नहीं खुली, हाथरस में बेटी की लाश को बिना परिवार की सहमति के जिंदा जला दिया गया, हाथरस पर स्मृति ईरानी की जबान नहीं खुली, द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला हैं, इनको तक नहीं मणिपुर पर बोलने दिया गया। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया और एक आदिवासी मुहिम है वो नहीं बोली, और स्मृति ईरानी इस तरह से सवाल करती है। इसका मतलब बीजेपी बुरी तरह हार रही है, और उसके पास अपने न काम गिनाने के हैं, न उनके पास कोई चुनावी एजेंडा है। इसलिए वो इमोशनली देश की जनता को अब ब्लैकमेल करके वोट लेने की ये साजिश है, जिसमें इनकी भाषा गिरती जा रही है। भाई मूर्खों का सरदार कौन? सियासत में ये भाषा देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है किसी के लिए? अच्छा भाई, मूर्खों का सरदार अगर पूछना है तो जिसका जनरल नॉलेज इतना खराब हो कि कबीर, गुरु नानक से लेकर के विवेकानंद सबको एक साथ एक सब में खड़ा कर दे, वो कौन सी पढ़ी लिखी बात थी? और नाले के गैस से चाय बनती है तो सिलेंडर इतना महंगा नहीं होता। मूर्खों का सरदार, ये भाषा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। इसलिए मेरा मानना है कि व्यक्ति जब अंदर से हारता है तो उसकी भाषा खराब होती है। ये भाषा विज्ञान बहुत पहले से कह रहा है, और यही बीजेपी के साथ हो रहा है। जी।